नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों की शुरुआत करते हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अग्निपथ योजना और ईडी की कार्रवाई को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ के अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया। कांग्रेस के सांसद, विधायक और देश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता जंतर मंतर से केंद्र सरकार पर विरोध करते हुए नजर आए। नेशनल हेराल्ड केस में परिवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से 13 जून से पूछताछ कर रहा है। तो यानी आप साफ साफ देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जंतर मंतर पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ के कई विधायक और सांसद और जंतर मंतर पहुंचे, और वो भी कांग्रेस के समर्थन में। ईडी और बीजेपी पार्टी का उन्होंने बखूबी कुल मिला के टिप्पणी की और उन्होंने बोला कि जो बीजेपी सरकार कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। बीजेपी देश की जो जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। तो सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बिल्कुल साफ टिप्पणी की है और साफ आरोप भी लगाए हैं। पार्टी मुख्यालय में आंदोलन की रूपरेखा तय करने के बाद कांग्रेस फिर जंतर मंतर पर पहुंच गई। वहां संगठन सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में 4 दिन से धरना दे रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में धरने को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी को केवल कांग्रेस और राहुल गांधी से खतरा है, इसलिए वह राहुल गांधी और कांग्रेस की आवाज़ दबाना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी देश के आरक्षण और नौकरी खत्म कर देना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर लगातार तंज कसते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने अभी इसके पहले अग्निपथ योजना को लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, क्या बीजेपी कुल मिला के देश के युवाओं के हाथ में पिस्तौल देना चाहती है, 17 से 21 साल के युवाओं के हाथ में पिस्तौल देना चाहती है। तो सीएम भूपेश बघेल ने इसके पहले भी आरोप बीजेपी पर लगाए थे और सीएम भूपेश बघेल अपने मुखर जुबान के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और बीजेपी के हर योजना का वो बखूबी पलटवार और जवाब भी देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाहगंज की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मैं शाहगंज के लोगों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की ये पहली नगर पंचायत है जहां 15 में से 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए। आपको बता दें कि पहली समरस्त नगर पंचायत होगी जहां 15 पार्षद निर्विरोध चुनकर आए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। प्रदेश की पहली नगर पंचायत है ये, जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मतलब नगर पंचायत का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो गया है। ये पहली समरस नगर पंचायत होगी। शाहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है। ऐसा सामंजस्य, समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन ये चमत्कार शाहगंज की जनता ने करके दिखाया है। मैं सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी को, शाहगंज के प्रत्येक नागरिकों को, जिन्होंने मिलकर बैठकर ऐसे वातावरण में जब चुनाव के लिए घनघोर प्रतिस्पर्धा होती है, समरसता का संदेश दिया है। समरस नगर पंचायत शाहगंज में विकास के काम और जनता का कल्याण भी आदर्श तरीके से किया जाएगा। जो आदर्श शाहगंज ने उपस्थित किया है, समन्वय का, समरसता का, उसी ढंग से हम विकास और जन कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदर्श नगर पंचायत का आदर्श विकास किया जाएगा। एक बार फिर शाहगंज की जनता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए की ओर से जनजातीय समाज की द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, यह अद्भुत और अद्वितीय फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में एक अद्भुत अद्वितीय फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और सहयोगी दलों की ओर से जनजातीय समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम ने कहा, इसने पूरे देश की आनंदित किया है और गर्व से भर दिया है। विशेषकर जनजातीय समाज के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है। देश में पहली बार जनजातीय समाज के राष्ट्रपति होगा। आज़ादी के 75वें वर्ष में एक अद्भुत और अद्वितीय फैसला आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, नड्डा जी की अध्यक्षता में हुआ है कि अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से और सहयोगी दलों की ओर से अब जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी। ये फैसला कि जनजातीय समाज की बहन अब देश की राष्ट्रपति होगी, इसने पूरे देश को आनंदित तो किया ही है, गौरव से भर दिया है। और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए तो ये अत्यंत गर्व का विषय है कि देश में पहली बार जनजातीय समाज से राष्ट्रपति होगा। जनजातीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, देश के पूर्वी भाग से राष्ट्रपति, शिक्षक राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहन शिक्षक रही है पहले, और हर एक पद का निर्वाह उन्होंने पूरी कुशलता के साथ किया है। पार्षद, विधायक, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य और गवर्नर, जो भी दायित्व मिला पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की मुखिया के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में द्रौपदी जी देश की सेवा का नया इतिहास रचेंगी। बहुत बहुत। महाराष्ट्र के मौजूदा घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। इसी बीच कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के 41 विधायक मौजूद रहे। इस बैठक के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, जहां से 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह। पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में। वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? मैं शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष पूरा रहेगा और कांग्रेस साथ खड़ी रहेगी। हमने एनडीए सरकार के समर्थन किया। हम महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासत पर उमा भारती का बयान आया है। महाराष्ट्र में जो बवाल मचा है उस पर उमा भारती का बयान आया है। कांग्रेस शिवसेना का मिलना
नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ये बाला साहब वाली शिवसेना नहीं है। उमा भारती ने कहा है इस वक्त की बड़ी खबर ये कांग्रेस की बी टीम वाली शिवसेना है। उमा भारती ने बयान दिया है कि कांग्रेस की ये बी टीम वाली सियासत चल रहा। महाराष्ट्र की सियासत पर उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस शिवसेना का मिलन हो नहीं सकता, ये उमा भारती ने कहा है। ये बाला साहब वाली शिवसेना नहीं थी। उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है, ये कांग्रेस की बी टीम वाली शिवसेना है। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी ही अहम खबर, महाराष्ट्र की सियासत पर उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कांग्रेस शिवसेना का मिलन जो था वो एक संयोग था। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि आज देश में सौदे की राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश का उद्घाटन आप जानते हैं, ये राजनीति हमारे संविधान के विपरीत है और भविष्य के लिए खतरे की बात है। शिवसेना को खुद तय करना है कि वे अपने विधायकों को कैसे बात करेंगे। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ बिल्कुल भी नहीं है। जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है। झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस के महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल-पुथल अब तेज होती जा रही है। उद्धव सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस भी अब एक्टिव आ गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया है, जिससे इस घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के नेताओं की नज़र बनी रहे। बीजेपी के नेता लगातार कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान के मंत्री विश्वास सारंग का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में राम भक्तों और राम विरोधियों की लड़ाई है। उनके इस बयान के बाद सियासी कयासबाजी लगनी शुरू हो गई है। वहीं विश्वास सारंग के कमलनाथ को सियासी संकट में महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाए जाने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कमलनाथ नाक रगड़कर अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचा लें, यही बहुत है। वो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विदिशा नगर पालिका चुनाव में अजब गजब नज़ारे देखने को मिले। वार्ड 18 तलैया मोहल्ले के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज खींची और उनके समर्थक हेलमेट पहनकर प्रचार करने पहुंचे। हेलमेट पहनकर आए प्रत्याशियों को देखकर मतदाता भी हैरान रह गए। मतदाताओं ने इसकी वजह पूछी तो प्रत्याशी ने बताया कि सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है। दरअसल वार्ड के रहवासी सचिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि वार्ड 18 के प्रत्याशी पब्लिक जूते चप्पल से उनका स्वागत करेगी, जिसे लेकर प्रत्याशी का कहना है कि हमें मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए मैं और मेरे साथी हेलमेट पहनकर चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, जबकि मैंने वार्ड में बहुत सारा विकास कार्य करवाया है। मैं तीसरी बार उम्मीदवार हूँ। तो हमारे बड़े भाई सचिन तिवारी जी ने सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के द्वारा हमको धमकी दी है कि यदि वार्ड में आओगे तो जूते चप्पल और हेलमेट से पहन के आना। इसलिए आज हमने हेलमेट करके अपने वार्ड में प्रचार किया है। हमारी जान को खतरा है। आज उन्होंने मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी की, जबकि मैंने वार्ड में कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छी जानकारी आई है। हमारे सम्मानीय जो पत्रकार महोदय हैं, इस सब हिंदुस्तान को पता है कि हिंदुस्तान का जो पेपर एक मीडिया होती है बहुत बड़ा स्तंभ होता है, जो जिसके कलम से हिंदुस्तान की तख्ता पलट जाता है। और उस ऐसे व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलना एक गलत है। किसी के बारे में पत्रकार को बोलना शोभा नहीं देता। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जब भी प्रचार करने आए, मनोज खींची जी अपने साथियों को भी साथ हेलमेट पहन के आएँ। और हो सकता है आपके ऊपर कुछ जूते बरस सकते हैं, माला पहना सकते हैं, हमला हो सकता है। अच्छा है, उन्होंने हमें ये पहले से ही अवगत करा दिया गया है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। इसको बात को लेकर हम लोग मनोज खींची के साथ प्रचार। वहीं शिवपुरी में मानसून की बारिश के बाद खरीफ सीजन के लिए खेतों में बुवाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, जिसके कारण लंबी लंबी लाइनें खाद सोसाइटी पर लगी हैं। दरअसल शिवपुरी के
लुधावली स्थित खाद वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं किसानों का आरोप है कि वितरण केंद्र पर व्यवस्था का माहौल नहीं है, यानी कहा जाए कि अव्यवस्था पूरी तरीके से फैली हुई है। डीएपी खाद सही ढंग से वितरित नहीं किया जा रहा है। वहीं अपने खास किसान और नज़दीकी प्राइवेट दुकानदारों को डीएपी ब्लैक में दिया जा रहा है और वह इसे ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा है। 8 दिन से हम यहाँ खड़े हुए हैं। भारी परेशान है, ना तो रोटी खाई ना पानी, भूखन प्यासन डले हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाड़ी टिकट दुकानदारों के लिए उतर रहा है। हाँ, किसानों को कोई खाद नहीं दिया जा रहा है। सोमवार को मिलेगा, छुट्टी है, सोमवार को खाद नहीं मिलेगा। और गाड़ी गई थी यहाँ से 2 नंबर सुबह 6 बजे के 10 कट्टे मिली ओनली। ये स्थिति है कि ब्लैक में चल रहा है पूरा, मिल ही नहीं रखा। पैसे से सब दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और खाद मिल ही नहीं रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव से है, जहां फरस गांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी जगदलपुर से यूपी ले जा रहे थे। आपको बता दें कि दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फरस गांव पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस बात की पुष्टि कोंडागांव एसपी दिव्यांग पटेल ने कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। आज कोंडागांव पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से 80 लाख की नकदी बरामद की गई है। थाना फरसगांव के द्वारा एमसीपी की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध गाड़ी के ड्राइवर और सह यात्री से पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया गया, जिससे शक हुआ और गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी में एक गोपनीय चैम्बर बना हुआ पाया गया, जिसमें से 80 लाख की नकदी बरामद की गई। दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और दोनों आरोपियों को 4114 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गाड़ी एवं नकदी जब्त किया गया है और आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला कांग्रेस कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस के पार्षद का टिकट न मिलने पर वार्ड 18 के पार्षद पद के उम्मीदवार ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते आग लगने से पहले ही युवक बांटी शर्मा को काबू कर लिया। हंगामा होता देख पुलिस को सूचित किया गया। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस युवक बंटी शर्मा को अपने साथ ले गई। तो शिवपुरी का है, जहां पे वार्ड नंबर 18 के पार्षद पद के उम्मीदवार खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उम्मीदवार पार्षद को अपने काबू में करके और थाने ले गई। यानी कहा जाए मध्य प्रदेश में चुनाव बिल्कुल चरम पर है और राजनीतिक गलियारों में जो प्रत्याशी उतर रहे हैं वो हर कीमत पर जीतने की हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन ये जो घटना अभी फिलहाल शिवपुरी से सामने आई, यही घटना बड़ी चौंकाने वाली घटना है। अभी बेचा गया है टिकट उसको, यहीं आके काटेगा। मेरे ग्वालियर में टिकट हो गया आ गया। जिला सचिव महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस सचिव, महिला सचिव मैं कमलनाथ जी से भी मिलके भी आई। उन्होंने कह दी कि आप जाइए, तुम्हारा टिकट फाइनल है। टिकट फाइनल है। यहाँ ग्वालियर से मेरा टिकट हो गया है। 1 बजे 2 बजे तुम्हारा टिकट कट गया। अभी बुलाया मुझे, कागज लेके आया। मैंने कागज वहीं और अभी एकदम बुला के 5 मिनट के अंदर इनका मूड बदल गया। यहाँ से सोगराट। वही खबर एमपी के बालाघाट से है, जहां एक दिन पूर्व बालाघाट के लांची क्षेत्र में अंतर्गत कांदला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान हॉट फोर्स के जवानों ने 57 लाख रुपए की इनामी 3 नक्सलियों को मार गिराया। तीनों नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय लाया गया और शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट किया है। वहीं मारे गए नक्सलियों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।
चुका है और आगे की जो प्रक्रिया इनका पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होना है, नाकी की कार्रवाई होनी है, वो सब अभी चल रही है। सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है सर? जितने भी सक्रिय नक्सली इस एरिया में हैं, जिनका हमें शक है कि उस एरिया में उस कल कैंप में थे, उन सभी के विरुद्ध नामजद हमने FIR की है और UAPA और 307 और अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई। सर ये जो नक्सली मारे इनके परिजनों को सूचना दी गई? परिजनों की हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है और आज इनके परिजनों को भी मैसेज चला जाएगा। आसपास के ज़िलों और राज्य के SP सर लोगों से मेरी बात हो गई और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से उनके परिजनों को सूचना पहुँचे और वो लोग आकर अपनी सुपुर्दी की कार्रवाई करें। इनाम की जो राशि थी सर लगभग 57 लाख जो तीनों पर है, उतनी है क्या और कुछ ऐसे संभव? नहीं, अभी तक तो जो डेटा आया है हमारे पास तीनों राज्यों से, वो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल वही फिगर है और अपडेटेड सूची भी वही है। बाकी हम लोग डिटेल और अगर बदलाव होगा तो मुझे लगता है संबंधित राज्य के नक्सल सेल से हमें अपडेट मिल जाएगा। तो MP के बालाघाट से है, जहां पर एक दिन पूर्व बालाघाट के लॉजी क्षेत्र अंतर्गत कांदला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी और ये मुठभेड़ काफ़ी टाइम तक चली। वहीं 57 लाख रुपए के इनामी 3 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था। तीनों नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय पुलिस ले गई। आपको बता दें, शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी पहले ही। वहीं प्रयागराज हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जावेद पंप की पत्नी ने HC यानी हाई कोर्ट याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर, पत्नी परवीन फातिमा ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका। मकान गिराए जाने के खिलाफ दाखिल की है याचिका। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रयागराज हिंसा से जुड़ी खबर है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जावेद पंप की पत्नी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बताइए, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पत्नी परवीन फातिमा ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका। मकान गिराए जाने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है और परवेज पंप की पत्नी ने इस मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप भी लगाया है। पत्नी परवीन फातिमा ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका। प्रयागराज हिंसा से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, प्रयागराज में इससे पहले हिंसा हुई थी जिसमें जावेद पंप दोषी पाया गया था, जिसके घर पर बुलडोजर चलाया गया था। उसी बुलडोजर को लेकर उनकी जो पत्नी है परवीन फातिमा ने हाई कोर्ट में केस दायर की है। मकान गिराए जाने के खिलाफ में याचिका दाखिल की गई है। मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने पर ये उन्होंने आरोप लगाया है परवेज पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।